अच्छा, वेलकम दोस्तों। आर्म रेसलिंग न्यूज में स्वागत है आपका। मेरा नाम है प्रदीप सिंह। मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं, अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आप पक्का मेरे रिश्तेदारों में से कोई हो जो आर्म रेसलिंग सिर्फ मेरी वजह से देखते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वरना तो सब जानते हैं इस आदमी को। आकाश भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे हो। बस सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। और बताइए, कैसी आजकल प्रिपरेशन वगैरह कैसी चल रही है? थोड़ा पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बाई चांस अगर कोई जिनकी बात मैं कर रहा था उन लोगों के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा बहुत, कि कौन है आप, आपकी एज तो वगैरह क्या करते हो। मेरा नाम अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है आकाश कुमार। और जो मेरा आर्म रेसलिंग का जो प्रोफेशनल नेम है वो है रिस्ट हंटर। जो लोग मुझे मतलब जो आर्म रेसलर्स हैं वो लोग मुझे रिस्ट हंटर के नाम से ही जानते हैं ज्यादातर। और 5 या 6 साल से मैं आर्म रेसलिंग खेल रहा हूँ और एक बार नेशनल गोल्ड मेडल जीता है। तो बस यही है इंट्रोडक्शन में, और जो पूछोगे वो बताता जाऊंगा धीरे धीरे। बढ़िया बढ़िया। तो आपने भी कहा कि 5-6 साल से कर रहा हूँ, तो स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि मेन सबका, जब लोग बड़े बन जाते हैं, एक अच्छे लेवल पर चले जाते हैं, तो सभी लोगों का, सभी फैंस का एक सवाल जरूर होता है कि स्टार्ट कैसे किया। वो हम लोग अपने जैसी सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, क्या उसने भी ऐसे स्टार्ट किया, क्या वो भी हमारे ही लेवल पर था जब उसने स्टार्ट किया? तो उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है नए प्लेयर्स को। तो थोड़ा ये बताइए कि स्टार्ट कैसे किया आपने। स्टार्ट करने की वजह कुछ ऐसी थी कि जैसा कि सभी लोगों को अपने यहाँ होता है कि मतलब स्कूल वगैरह से, कॉलेज वगैरह से छोटा मोटा शौक होता है बचपन से ही। तो मेरा हिसाब ऐसा था कि बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में जाना बहुत पसंद था। मतलब चाहे वो कैसा भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स लाइन हमेशा से पसंद रही है मुझे, हमेशा से। तो बचपन में थोड़ा बहुत आम रेसलिंग खेलने स्कूल में वो एक अलग चीज होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, बड़ा हुआ, मुझे थोड़ा जिम का शौक लगा। एक टाइम, एक ईयर आई थी 2014। तो 2014 में मैंने जिम ज्वाइन कर चुका था, मुझे 1 साल हो चुका था जिम ज्वाइन किए हुए। तब मैं जिम के अंदर पंजा वगैरह लड़ाया करता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला एक टाइम कि आर्म रेसलिंग प्रोफेशनली भी खेला जाता है, मतलब नेशनल लेवल, स्टेट लेवल जैसा होता है। पहले मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब ऐसे होता भी है। तो जब मुझे पता चला तो फिर मैंने उसके बारे में जानकारी ली। और फिर मुझे पता चला कि जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहीं पर स्टेट लेवल मैच होने वाला है। वो बात है 2014 30 दिसंबर की। थर्टीन तो वो मेरा दिसंबर पहला आर्म रेसलिंग कंपटीशन था मेरी लाइफ का, वो भी स्टेट लेवल, फर्स्ट टाइम। उससे पहले मैं कभी कुछ नहीं खेला था, बस पता था थोड़ा बहुत। तो जब वो मेरा पहला इवेंट था, वहां मैं खेलने गया। वहाँ 65 kg वेट कैटेगरी में मैं खेला था, सीनियर कैटेगरी में। स्टार्टिंग से ही सीनियर में रहा, कभी जूनियर में नहीं रहा। तो उसमें मेरा पहली बार में ही स्टेट में सेकंड रैंक यानी कि सिल्वर मेडल आ गया था। फर्स्ट नहीं आ पाया था क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा वो। तो सेकंड पोजीशन मुझे वहां मिली थी। फिर जब मैंने पहली बार खेला तो इंटरेस्ट बहुत बढ़ा, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और जब हारा भी था कुछ लोगों से तो ये भी लगा कि मुझे खेलना है अब तो मजा आ रहा है इसको खेलने में। तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट और बढ़ता गया। और उसी को देखते देखते फिर मैं आगे गया और जिम वगैरह में और अच्छे से एक्सरसाइज करी। यूट्यूब पे मैंने धीरे धीरे यूट्यूब खोला, क्योंकि उस टाइम पे ना 2014 के टाइम पे ऐसे कोई सिखाने वाला या आसपास कोई मिलता नहीं था। आम रेसलिंग जानते नहीं थे ज्यादा, जितना आज के टाइम में पॉपुलर है वो उस टाइम पे हाँ। पॉपुलर, उतना पॉपुलर नहीं था। तो मतलब ऐसा कोई कोच या किसी जिम में टेबल पड़ी ऐसा कुछ होता नहीं था। अब तो जगह जगह जिमों में आर्म रेसलिंग टेबल्स मिल जाती हैं। तो वहीं से फिर मैंने यूट्यूब में थोड़ा छानबीन करी तो मुझे डेवन लेरेट के वीडियोस मिले। और वहां से बस मैं वहीं से डेवन लेरेट का फैन हो गया। और उनके वीडियो फॉलो कर करके सीख सीख के आज यहाँ तक आ गया। अच्छा भाई, तो आपने जब फर्स्ट टूर्नामेंट के बारे में बताया 2014 में, दिसंबर 2014, 13 दिसंबर 2013, तो उससे पहले जब आप सभी की तरह अपने दोस्तों से स्कूल में करते होगे आर्म रेसलिंग, या कहीं रिश्तेदारी में गए तो वहां पे अपने साथ के बच्चों से करते होगे या किसी और से, तो अब कोई ऐसे इंसान से 2013 तक हारे थे आर्म रेसलिंग में, वैसे ही फ्रेंडली मैच में, जो एक आर्म रेसलर नहीं था? कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने हराया उससे पहले, 2013 से पहले? ऐसा 2-3 बार हुआ है। एक्चुअली जो मेरे बड़े भैया है ना, गौतम भैया, आप जानते हो शायद उन्हें। वो मेरे साथ हम्म। हमेशा कॉम्पिटिशन्स में रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो गौतम भैया भी, उन्हें भी आमने सिंह में इंटरेस्ट था हमेशा से। और उन्हें हम्म। देख देख के मैं भी करता था साथ साथ में। तो हम्म। उनसे पहले मैं हार जाया करता था, जबकि उनका वेट मुझसे थोड़ा सा ही ऊपर हुआ करता था, तब मैं उनसे वेट में हल्का था। तो मैं उनसे हार जाया करता था घर में ही ऐसे पंजा लड़ाते लड़ाते में। तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन बाहर भी एक दो लोग थे जो बड़े भैया लोगों के दोस्त हुआ करते थे, तब मैं हम्म। बहुत छोटा था। तो वो लोग भी बड़े आराम से हरा देते थे। लेकिन जब मैं आर्म रेसलिंग में घुसा और जब प्रोफेशनली सीखा, तो फिर उसके बाद वो टाइम आया कि वो लोग ये कहते हैं कि अरे भाई तू कैसा हो गया अब,
पहले कैसा था? कहेंगे भाई, वो तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। ये बात है, बता, और कुछ नहीं। सही, मेरा भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि स्टार्टिंग में मैं दोस्तों के साथ करता था। और दोस्तों में क्या होता है ना कि एक लेवल पर जब आप सबको हराने लग जाते हो तो उन्हें पता लग जाता है कि ये बंदा हमें हराएगा। अब दोबारा उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए भी बुलाते हैं तो वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये वो सोचते हैं कि मुझे तो हराने के लिए बुला रहा है। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, जब आसपास अभी तो आर्म रेसलर होते हैं सभी के आसपास उसके, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले नहीं होते थे तो दोस्तों से ही करना पड़ता है, और दोस्त बहुत जल्दी गुस्सा मान जाते हैं उसके बाद। इतना आसान नहीं है कि आर्म रेसलिंग के लिए किसी को बुलाना आज की डेट में भी, अगर वो आर्म रेसलर नहीं है तो उसे बोलो मुझे आपके साथ आके मैच करना है, वो लोग मना कर देते हैं सीधा। अच्छा। ये होता था। फिर मैंने 2015 में ट्रेविस बेजेंट की वीडियो देखी थी, एक ये गेम ऑफ आर्म्स की। तो उसमें मैंने देखा 2015 या 16 की बात थी, तब मुझे इंटरेस्ट आया रेसलिंग में, उसके बाद मैं देखने लग गया। और पहली बार compete मैंने कब किया, 2019 में, जब आपने एक फेसबुक पे नहीं, अपने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था, अगर आपको याद हो, बीसीआई के बारे में, कि बीसीआई का एक होने वाला है, दिल्ली में होगा। तो वो मुझे एक्साइटमेंट लगा, मैं सोच रहा यार देख तो मैं 3-4 साल से रहा हूँ आर्म रेसलिंग, कम्पीट करने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी तो खेल सकता हूँ। तब मैंने उसके बाद से बिल्कुल खेलना बिल्कुल। स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, चलो। तो वहां से उसके बाद मैंने पहली बार compete करा 2019 में बीसीआई में। तब मैंने सोचा यार मैं जा सकता हूँ, और उस टाइम बाई चांस मैं जॉब कर रहा हूँ भी वेस्ट बंगाल में, तो उसी टाइम में छुट्टी भी आ रहा था, तो मैं सोचा ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है, घर से 30-35 किलोमीटर पे है, और छुट्टी भी हूँ, कोई काम भी नहीं है। तब मैंने सोचा पहली बार compete करूंगा, और वहीं आपसे मुलाकात हुई थी पहली बार, अगर आपको याद हो तो मिले थे हाँ हम। हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। तो आकाश, अपने YouTube चैनल के बारे में कुछ बताओ। आपने बता दिया कि आर्म रेसलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, YouTube कौन से साल में ओके और क्यों, क्या सोच के स्टार्ट किया था उस टाइम, आपका क्या मतलब मोटिव था स्टार्ट करने के लिए। ओके, बताता हूँ। इसके पीछे भी एक काफी बड़ी वजह है। हुआ ये था कुछ, जब मैं आर्म रेसलिंग में बिल्कुल नया नया एंट्री ली थी, जो मैंने पहला इवेंट खेला था 2014 में, वो फर्स्ट इवेंट पर ही जो मेरे बड़े भैया जो मेरे साथ हमेशा आते हैं, जो मेरे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपने हम्म। शायद देखा हो, एक लंबे से मेरे बड़े भैया हैं, विशाल बिल्कुल, नाम है उनका। विशाल भाई को अच्छे से वही मेरे जानता हूँ। वीडियो बनाते हैं और वही मेरे वीडियो एडिट करते हैं। तो हुआ ये था कि स्टार्टिंग से ही जब मैं पहला इवेंट खेला था, तभी उन्होंने वो वीडियो वही मोबाइल से ही रिकॉर्ड किए थे सबसे पहली बार। और वहां जब रिकॉर्ड किए थे तो उन्होंने ही बोला कि हम इस वीडियो को यूट्यूब पर डालते हैं। तो मैंने पूछा यूट्यूब पर क्यों? यूट्यूब पर तो उस टाइम पर अपने इंडियन आर्म रेसलिंग के ज्यादा वीडियोस नहीं होते थे नहीं यूट्यूब थे। पर। तो मैंने कहा यूट्यूब पे क्या करोगे डाल के अभी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, डालते हैं ना, क्योंकि अभी मतलब उस टाइम पे वो भैया कहते थे कि वीडियोस वगैरह ज्यादा किसी के यूट्यूब पर होते नहीं है, हम्म। तो तू बस डालता रहे और बाद में देखेंगे जो होगा जो नहीं होगा। तो हम लोग वीडियोस डालते थे, तो स्टार्टिंग में डालना ऐसे ही स्टार्ट किया। तो फिर उसके पीछे मुझे रीजन बाद में ये समझ आया कि उस टाइम पर, यानी कि उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि किसी के वीडियोस नहीं होते हैं यूट्यूब पर आर्म रेसलिंग के, तो क्यों ना अगर मैं अपने वीडियोस डालूं, तो इससे हो सकता है किसी की हेल्प भी हो, और मैं अपना जो गेम है, अपना प्रोफेशन है, उसे भी दिखा पाऊँ, और प्लस आर्म रेसलिंग का प्रमोशन भी साथ साथ हो। लेकिन ये चीज मैं उस टाइम पर उतने अच्छे लेवल पर नहीं सोच पाता था जितना मैं आज समझता हूँ। उस टाइम पर तो बस ये समझ लो, वीडियो रिकॉर्ड किए और डाल दिए, मोबाइल से बनाए, एडिट किए और डाल दिए। उसके पीछे कोई खास बहुत बड़ा मोटिव नहीं था, बस ये था कि अपना गेम दिखाना है और अपना गेम को थोड़ा सा प्रमोशन भी मिलेगा। तो कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन आज समझ आता है कि वीडियो डालना यूट्यूब पर कितना जरूरी है। बहुत मतलब जरूरी है। अगर गेम को एक्चुअल में ऊंचाई पे ले जाने के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही वीडियो बात। नहीं जाएगा, लोगों को सही जानकारी नहीं मिलेगी, लोग ये नहीं जान पाएंगे अपने इंडिया में कैसे कैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो पहले तो वाकई में लोगों को बहुत से प्लेयर्सों के बारे में पता ही नहीं था, सिर्फ जो प्लेयर्स हुआ करते थे उन्हें ही एक दूसरे के बारे में पता रहता था। लेकिन आजकल जो अननोन लोग हैं, जो इस गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, वो एक बार में पूरी जानकारी निकाल सकते हैं यूट्यूब। हम्म। इसीलिए लोग बोलते वो हैं, चीज जो पहले नहीं था। जो कोचिंग करते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं कि हम 20 साल से कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जो लड़के आ रहे हैं ना, वो टेक्निक को एक हफ्ते में सीख जाते हैं, जो हम लोग पहले एक महीने में सीखते थे या 4-4 महीने में सीखते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सारी हाँ वीडियो देख रखी है, बहुत सारी। कोई इंसान देखता रहता है, एक चीज को देखता रहता है, तो हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, बट वो प्रैक्टिस हो बहुत जल्दी जाती है उससे। और वीडियो का तो ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है, आज की डेट में अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। अगर लोगों को पता नहीं लगेगा तो उनका फायदा कैसे होगा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्हें कैसे बेनिफिट होगा, नहीं हो पाएगा। प्लस आपका भी फायदा नहीं होगा, आप कर रहे हो मतलब एज गुड एज अपने घर में ही कर रहे हो, किसी इंसान को पता भी नहीं चल बिल्कुल, पाएगा। आकाश भाई, मेरी सही एक बात। एक आपसे बहुत बड़ा थैंक यू भी है कि आपने चैनल इतना बड़ा बनाया, इंडिया में सबसे बड़ा आर्म रेसलिंग का चैनल है आपका,
और वर्ल्ड में भी शायद टॉप 10 में आता है आपका सब्सक्राइबर्स के नंबर में, वर्ल्ड में भी चैनल। हाँ शायद। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी एक शिकायत अरे भी नहीं, आपसे। थैंक यू। तो मैं कहना चाहूंगा लोगों को कि लोगों का सपोर्ट है, और जो मुझे इतना प्यार मिला, जो मतलब किसी टाइम पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में आर्म रेसलिंग से रिलेटेड नंबर 1 चैनल मेरा बनेगा। मतलब ऐसा मैंने कभी कभी नहीं सोचा था, लेकिन हम्म। हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। लेकिन जो लोगों का प्यार है, लोग सपोर्ट करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो बस यही है। और उस टाइम पे क्या था ना, पहले आर्म रेसलिंग की, सिर्फ आर्म रेसलिंग इंडिया में आज भी ये है कि सिर्फ आर्म रेसलिंग की वीडियोस तो ज्यादा है, जो एक्चुअल मैच हो रहे हैं उससे अलग ट्रेनिंग की, या कोई जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं या कुछ और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन चीजों की वीडियो अभी भी बहुत कम है इंडिया में, बहुत कम है। जैसे फॉरेन में आपने हाँ। देखा होगा कोई भी मैच होता है तो रायन बोगन उसका ब्रेक डाउन की वीडियो डालता है, कि टेक्निक्स को समझाता है कि हम्म। इस मैच में कैसे हुआ, क्यों हुआ, यहाँ पे इसने हुक की जगह टॉप रोल क्यों किया। वो सब अभी तक इंडिया में होने नहीं लगा। तो उस चीज का भी बहुत स्कोप है कि जो एक अच्छे प्लेयर हैं आपकी तरह, जैसे आप हो या कोई और है, वो लोग मेरे हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ, भूलूंगा नहीं उसे, कि एक शिकायत भी है मेरी आपसे। बिल्कुल। आप वीडियो एक महीने में एक डाल रहे हो यार आजकल। हाँ, मैं हम वेट उसकी हम वजह वेट करते बताना रह जाते चाहूंगा। हैं, आप वीडियो आती नहीं मैं आपकी। उसकी वजह बताना चाहूंगा। प्रॉब्लम ये है कि जब से ये लॉकडाउन आया है ना, ये इतना बड़ा पैंडेमिक जो फैला है अपने पूरी दुनिया पर, हम्म। तो इसके बाद से हुआ ये है कि एक तो कॉम्पिटिशन्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं, अदर कंट्रीज में हो रहे हैं, और कुछ और लोग हैं जो इंडिया में करा रहे हैं, लेकिन जिस फेडरेशन में हम अभी खेल रहे हैं वहाँ कॉम्पिटिशन बिल्कुल बंद है। तो कंपटीशन ना आना एक तो ये बहुत बड़ा लॉस है मेरे चैनल के लिए, क्योंकि हाँ, जो वीडियोस मैं मेनली बनाता हूँ वो कंपटीशन से रिलेटेड ही होते हैं, अपने मैच मैचेस, के अपने थे। अलग अलग जगह के कंपटीशन को दिखाना। ठीक है, वो तो बिल्कुल टोटली बंद हो गए, वरना अभी तक 10-15 वीडियोस आराम से हो चुके होते, बढ़िया बढ़िया। हम्म। उसके अलावा दूसरी वजह ये है कि लॉकडाउन की वजह से जिम्स वगैरह बंद हो चुकी थी, तो जिम के अंदर भी वर्कआउट वीडियो नहीं बना सकते। ये एक और मतलब मेरे लिए लॉस कि मैं यहाँ भी फेल हो गया। तीसरी चीज, घर के अंदर ही जो मेरे पास मशीन थी उस पर मैं एक्सरसाइज करके वीडियो बना सकता था, तो हम्म। उसके लिए मैंने लॉकडाउन में एक दो बनाए भी, और वो चले भी थे। होम क्वारंटाइन नाम से एक वर्कआउट वीडियो हाँ। है मेरा, वो काफी अच्छा चला था। लेकिन सेम सेम चीज मैं कब तक बनाऊंगा, एक एक ये भी बात है। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, सही बात है। हाँ, तो सेम सेम वीडियोस जो थे वो मैं लॉकडाउन वाले कब तक बनाता, वो भी एक प्रॉब्लम थी। और उसके बाद ये था कि मुझे, मतलब जो मेरा गेम है उसके लिए कंटेंट सिर्फ एक ही है कि मुझे या तो कंपटीशन मिले या मुझे जिम का वर्कआउट मिले, और वो चीज मुझे बहुत कम मिली, बहुत कम। तो इसलिए कम ही वीडियोस आए। अब मेरे पास बचता क्या है कि अब मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाता हूँ थोड़े बहुत, जैसे कि आर्म रेसलिंग इंजरीज से रिलेटेड हो गया। अभी आर्म रेसलिंग इंजरीज से रिलेटेड मैंने बनाया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं आर्म रेसलिंग इंजरी से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड है कि सर हमें ये बताओ कि आर्म रेसलिंग से जो इंजरीज होती है उनसे कैसे बचें, और जो हो जाती है उन्हें कैसे हील करें। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। लेकिन वो अभी तक देखो, अपने इंडिया के अंदर जो अपने इंडियन आर्म रेसलर्स हैं या जो भी हैं, वो लोग इससे रिलेटेड अभी तक वीडियो शायद आया नहीं है यूट्यूब पर, अगर आपने भी ध्यान दिया हो। हाँ। बाहर के लोगों ने बनाया है, लेकिन अपने लोगों में अभी यहाँ नहीं है बनाने वाले, क्योंकि एक लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर का जो वीडियो है वो हर कोई नहीं समझता है। लेकिन अपने जो इंडियन आर्म रेसलर्स हैं बहुत से ऐसे हैं जिनको सब अपने हिंदी भाषा में ही समझना अच्छा लगता है, तो उनसे रिलेटेड मेरा तो पूरा टोटली हिंदी में ही होता है वीडियो, तो वो हाँ, आसानी से समझ में भी आ जाता है। और मैं बिना वजह की फालतू बातें भी नहीं करता, डिटेल में जो जरूरत है वही बोलता हूँ। मैंने भी हिंदी का चैनल तो इसीलिए बनाया क्योंकि मेरे चैनल पे ओनली 7%, अभी जैसे पिछले महीने में लगभग 1,30,40,000 व्यूज आए मेरे चैनल पे, तो उसमें से ओनली हम्म। 7% या 7 से भी कम, अभी 6.5 हो गए, 6.5% लोग इंडिया से देख रहे हैं सिर्फ, बाकी सभी बाहर से हैं। हम्म। तो इंडिया के जो लोग हैं वो हाँ, बोलते यही रहते वो हैं। एक बहुत बड़ी वजह। और बाहर बाहर तो ऑलरेडी तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, इंडिया में भी हाँ, उतना ज्यादा नहीं है। बाहर तो आपको अच्छा मिलेगा। हम्म। तो मुझे तो मैचेस से यही आपका, वजह है कि, मैच से मुझे हाँ आपका बोलिए बोलिए। आइडिया आया जो आप बता रहे थे कि भाई आपका मैचेस भी बंद हो गए और जिम भी बंद हो गए, तो मेन कंटेंट बंद हो गया। उससे मुझे एक चीज याद आई, आपने बीच में एक सुपर मैच का स्टार्ट किया था जिसमें आप एक प्लेयर को बुलाते हाँ थे, उसका शायद आप आने जी। जाने का खर्चा भी देते थे और 1,000 रुपए भी अगर आपसे हाँ वो जीते। तो वो चीज आप हाँ। पहले तो वो ये बताना कि वो स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा, मुझे तो पता है, जिसे नहीं पता होगा उन्हें बता दीजिए कैसे हुआ। और दूसरी चीज ये, क्या वो अब नहीं कर सकते आप लॉकडाउन में? हाँ, मैं बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, 2019 की, अभी से 2-2.5 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे क्या था कि जब मैं अपने वेट में थोड़ा अच्छा आमने सर बनने लगा था, मतलब कि एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया था। तो उस बीच में क्या था कि मेरा काफी मन होता था कि जो इंडिया के अच्छे आर्म रेसलर्स हैं
अपने अपने वेट कैटेगरी के, जिनसे मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है खेलने का। तो क्यों ना मैं कोई एक ऐसी चीज स्टार्ट करूं कि दूर दूर से आर्म रेसलरों को बुलाऊं, उनका पूरा खर्चा दूं, एकोमोडेशन वगैरह सारी चीजें मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूं अपने खर्चे पे। तो वो शायद एक बार को एग्री हो जाए मुझसे मैच करने के लिए, और इसी बहाने मुझे नए नए प्लेयरों के साथ खेलने को भी मिलेगा, नए नए प्लेयरों के साथ यूट्यूब पर वीडियो भी आएगा, और जो पब्लिक डिमांड करेगी कि आप इससे खेलो उससे खेलो, तो उस तरीके के मैच भी मैं लेके आऊंगा। लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि सबसे पहला मैच मैंने किया मयंक के साथ, पंजाब का एक आर्म रेसलर था। वो तो एग्री हो गया मेरे साथ खेलने को, और वो सुपर मैच का वीडियो मैंने डाल भी दिया, और उसे काफी अच्छा भी लगा था यहाँ आके, उसने कोई कमी नहीं बताई थी। सेकंड मैच मेरा दिल्ली में हरप्रीत सिंह से हुआ था, वो भी लगभग हो गया था। थर्ड मैच में हुआ गया, जब मैंने सोचा कि अब किसी और को बुलाया जाए, तो मैंने काफी लोगों से पूछा, तो हुआ ये कि किसी का भी रिस्पॉन्स हाँ में नहीं आया। मैंने मतलब एक्चुअली है क्या कि हाँ करने वाले बहुत थे, लेकिन वो अपने वेट के टॉप आर्म रेसलर्स में से नहीं थे। वो कुछ ऐसे आर्म रेसलर थे जिनकी रैंक टॉप 5 के अंदर भी नहीं है, तो मैं उसको अपने साथ लेके आके क्या करूंगा यूट्यूब वीडियो में, है ना। मैं चाहता हूँ कि बेस्ट आर्म रेसलर मिले जिसका मैच देखने में इंटरेस्ट बने, लोगों को मजा आए देखने में। तो मैंने 2-3 आर्म रेसलरों को चुना अपने वेट कैटेगरी के हिसाब से, मैंने सोचा उनसे कांटेक्ट करता हूँ। तो मैंने, आपने नाम सुना होगा त्रिदीप मेहदी आसाम से। हाँ, त्रिदीप भाई सुना। तो मैंने त्रिदीप मेहदी को कांटेक्ट किया, मैंने कहा मैंने एक सुपर मैच आर्म रेसलिंग सीरीज करके कुछ चलाया है, उसमें मैं आपका पूरा आने जाने का फेयर और रहना खाना पीना प्लस टूर पूरे आगरा का, और आपको अगर जीतते हो तो 1000 रुपीज कैश प्राइस, और एक वीडियो भी बनेगा जो मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पर डालूंगा। तो इतना सब कुछ मैंने बोला। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, करा रहे हो, बढ़िया है। तो मैंने पूछा आप एग्री हो मेरे साथ सुपर मैच करने को, बताओ। तो फिर मैं अपने नेक्स्ट सुपर मैच की इन्फॉर्मेशन डालूं यूट्यूब पर। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, अभी मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, जब मैं फॉर्म में आ जाऊंगा तो मैं जरूर बोलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो वहां मेरा एक मैच कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने एक और प्लेयर से बात की, राहुल पेनकर, आपने नाम सुना होगा, केरला से, जो करंट इंडियन चैंपियन है 70 kg के, और आईएएफ में। और राहुल पेनकर को तो सभी जानते हैं कि राहुल वो पनीकर बहुत तो अब पॉपुलर इतना नहीं, जब से इतना लैरी विल्स फेमस का हो आया गए। है। लैरी विल्स के बाद तो उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर की, हाँ, उस पर 6 मिलियन 7 मिलियन इसके व्यूज आ बाद गए से इस बहुत वीडियो पे। फेमस। बहुत फेमस। तो मैंने राहुल पेनकर से भी बात करी, मैंने उन्हें मैसेज डाला, काफी बार बात करी। जैसे त्रिदीप से मैंने बात करी, तो त्रिदीप मेहदी से भी मैं कम से कम 2 या 3 बार पूछ चुका हूँ, एक बार की बात नहीं है, 2 या 3 बार पूछ चुका हूँ उनसे। तो दोनों तीनों बार उनका सेम रिस्पॉन्स था कि अभी मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, जिस दिन मैं प्रैक्टिस में होऊंगा तो मैं खुद बता दूंगा। तो इस वजह से वहां मेरा मैच नहीं हो पाया। राहुल पेनेकर से मैं करीब उनसे भी 2 या 3 बार एटलीस्ट पूछ चुका हूँ मैं। तो दोनों तीनों बार उनका कहना ये था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फॉर्म में नहीं हूँ, उन्होंने कहा मैं फॉर्म में हूँ, प्रैक्टिस में हूँ, सब बढ़िया है, लेकिन उनको WF खेलना था। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार और WF खेलना है, पहले वो एक WF खेल चुके थे, उन्होंने कहा कि मुझे एक बार और WF में अपना परफॉर्मेंस चेक करना है, उससे पहले मैं कहीं और नहीं खेल सकता, तो पहले मैं एक बार और WF खेलूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ खेलने को रेडी हो जाऊंगा। तो उनका जो नेक्स्ट WF होने वाला था वो कैंसिल हो गया, तो वो खेल नहीं पाए। तो इस वजह से उनका, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, अब एक बार और पूछ के देखूंगा, शायद एग्री हो जाए। तो इस हिसाब से इस तरह से 2 प्लेयर्स कैंसिल हो गए। उसके बाद मैंने 1-2 प्लेयरों से और पूछा, मैंने कहा जब मेरे वेट का कोई प्लेयर करने को राजी नहीं है तो कहीं और भी बात करनी पड़ेगी। और एक्चुअली हुआ क्या, कुछ और भी प्लेयर थे जो मुझसे वेट में कम थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझसे मैच कर लो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने वेट से कम वेट के लड़के के साथ सुपर मैच करूं। मैं चाहता था या तो मेरे वेट का हो या मुझसे हैवी हो, तो थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि अगर मैं अपने कम वेट के प्लेयर के साथ एग्री हो गया तो लोग ये कहेंगे कि देखो अपने कम वेट के लड़के के साथ मैच कर रहा है। लोगों की थोड़ी मेंटालिटी होती है ऐसी। तो इसलिए मैंने फिर और हैवी वेट में गया, वहां पता किया। आप करज को जानते हो, हरियाणा से। हाँ, करंट जानता हूँ। मैंने करज को भी पूछा था, और वो मैं लाइव बता रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पूछा था। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहा हूँ। तो करज को भी 2 से 3 बार पूछ चुका हूँ मैं कि भाई मुझसे सुपर मैच कर लो, आ जाओ, मैं तुम्हारा पूरा फेयर वेयर सब कुछ दूंगा। तो उसने भी यही कहा कि भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ, और जब मैं रेडी होऊंगा मैं खुद बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है। और एक बार मैं सचिन गोयल से भी पूछ चुका हूँ, और सचिन गोयल से पूछने की पीछे की वजह ये थी कि यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट्स आते थे मेरे पास कि भाई सचिन गोयल के साथ खेल के देखो, सचिन के साथ खेल के देखो, वो बहुत अच्छा आर्म रेसलर है, वो अपने वेट का टॉप आर्म रेसलर है। तो मैं यही कहता था कि भाई मैं पूछ चुका हूँ, अब वो एग्री नहीं है तो मैं क्या करूँ। सही तो बात। मैंने तो सभी जगह बोला हुआ है, मैंने उससे पर्सनली भी पूछा है, यहाँ तक कि मैंने उससे ये भी कहा है कि अगर तुम्हें आने में दिक्कत है यहाँ पर तो मैं ग्वालियर आ जाता हूँ और वहां मैच कर लेते हैं। लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने कहा कि मेरी फेडरेशन प्रॉब्लम है, उसने बताया कि मुझे फेडरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ मैच नहीं कर सकता।
अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम्म। वहां से वो भी कैंसिल हो गए। तो ये मान लीजिए तब से लेकर अभी तक मुझे एक भी प्लेयर मिल ही नहीं रहा है मैच करने के लिए। और अगर आपकी नजर में हो तो बताओ, मैं उससे भी पूछूंगा। अब देखते हैं, बताएंगे जरूर। अच्छा, मेन आपने बात अच्छी बोली कि मैच करके छोटे नीचे कम रेट वाले या कम रैंक वाले से फायदा नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट में तो चलता है फटाफट खत्म करो, कैश प्राइज लो, अपना घर जाओ। लेकिन सुपर मैच का मैं मानता हूँ मतलब ही यही है कि एंटरटेनिंग होना चाहिए, क्लोज मैच होना चाहिए, तभी लोगों को मजा आता है। अब सुपर मैच किया छह अच्छा। राउंड्स का, वो छह राउंड एक एक सेकंड में खत्म हो गए, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं आने का हाँ उसमें। तो मेन ये चीज आपने बिल्कुल। बहुत सही बोली कि कम रैंक वाले से नहीं करना, और ज्यादा ऊपर वाले से भी करना हाँ ठीक नहीं है। जो बराबर का हो सबसे बढ़िया सुपर मैच उसी के साथ होता है। और भाई इससे अच्छा हाँ ऑफर तो जो परफेक्ट। आपने बताया, मुझे मुझे 1000 रुपए का ट्रैवल का और रहने का तो पता था। आपने आगरा का टूर भी बताया उसमें, शायद वीडियो में, शायद हाँ मुझे टूर भी उसमें। आपने नहीं कहा होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता है कहा होगा। ना पर ना, जो मेरा वीडियो है इसका, हम्म, उस वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया है टूर अच्छा के किया बारे में। है तो मुझे ध्यान नहीं, वो 2 साल पुरानी बात होगी, भूल गया होगा। तो इससे अच्छी डील तो मुझे लग नहीं रहा इंडिया में मिल सकती है आज की डेट में। और हाँ इससे मैं इतना अभी तक इंप्रेस तो। हुआ था ना, जब ये आपने किया था तो मैं उस टाइम तो बहुत छोटा चैनल था, लेकिन मेरा आर्म रेसलिंग न्यूज का जो इंग्लिश में है, मैंने अपने न्यूज में कवर किया था कि ये चीज इतनी अच्छी की है आकाश भाई ने इंडिया में। तो मैंने बाहर भी बताया था लोगों का। और मुझे ध्यान नहीं रायन बोवन ने उससे पहले किया था या उससे बाद में किया था, लेकिन उसी के आसपास जो ऑस्ट्रेलिया का है रायन बोवन, उसने भी यही स्टार्ट किया था कि वो लोगों के पास हाँ जाता था, अगर वो उन्हें हरा देंगे तो उन्हें $1000 या ऐसा कुछ प्राइज भी देता था, हाँ $500 प्राइज देता था। और सब बिल्कुल। कुछ खुद करता था वो अपने वीडियो। अच्छा, यूट्यूब का एक ये भी फायदा है कि अगर आपका मान लीजिए प्लेयर को लेकर आने का, उसे घुमाने का, रखने का, खाने पीने का 10,000 का खर्चा हो गया। अगर बाई चांस आपकी वीडियो हाँ अच्छी चल गई तो आप उससे मान लो 3-4 हजार रुपए तक का, 5,000 तक का खर्चा निकाल सकते हो। ये चीज यूट्यूब का हाँ फायदा है, इजीली। इसलिए हाँ यूट्यूब ये जरूरी यूट्यूब का भी ही है। फायदा। यूट्यूब एक्चुअली क्या है, कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है अपने इंडिया में, बाहर का तो नहीं कहूंगा, अपने इंडिया के अंदर कुछ आर्म रेसलर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो सुपर मैच सीरीज जो मैंने चलाई है, यूट्यूब के लिए चलाई है, कि यूट्यूब में वीडियो डालेगा और ये अर्निंग करेगा। तो एक्चुअल में क्या है कि लोगों को भी ये नहीं पता कि इंडिया के अंदर यूट्यूब से अर्निंग करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट। और दिक्कत क्या है कि अपना जैसे जो आर्म रेसलिंग जैसी चीज है, इसमें अर्निंग कर पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो भी यूट्यूब के थ्रू, हाँ। अपने इंडिया के अंदर। क्योंकि जो मेरा चैनल है उसमें वीडियो देखने वाले इंडियन लोग बहुत ज्यादा हैं, बाहर के हम्म। लोग बहुत कम है। और ये शायद आपको पता होगा कि अगर बाहर की कंट्री से अगर व्यू आता है हमारे वीडियो पर, तो आपको जो उसका रेवेन्यू मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। बहुत ज्यादा और मिलता है। इंडिया के लोगों का जो व्यू आएगा, उसका जो रेवेन्यू होगा वो इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग होगा, तो वो बहुत कम होता है। हम्म। अगर मेरी वीडियो पर जो व्यूज आते हैं वो अगर बाहर के ज्यादा हो तो उस पर रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हो क्या रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं, अभी मेरे 70-71 हजार सब्सक्राइबर्स हैं और लोगों को ये लगता है कि मैं यूट्यूब से बहुत कमा रहा हूँ, बहुत हम्म। ज्यादा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये मान लो अभी, झूठ नहीं बोलूंगा, अभी करीब लास्ट 3-4 महीने से, बल्कि 5 महीने हो गए होंगे, कोई मेरी पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि ना वीडियोस आ रहे हैं ना हम्म। वीडियो चल रहे हैं, वैसे ही का वैसा ही अकाउंट रुका हुआ है 70-71 हजार सब्सक्राइबर्स पर। तो वैसे कुछ नहीं है, लोगों को लगता है बस। अभी पेमेंट का मैं लोगों को बता दूं, पेमेंट आती है यूट्यूब से जब $100 यानी कि लगभग 7,500 रुपए कमाई हो जाती है। तो आप बता रहे हो 4-5 महीने हाँ से पेमेंट नहीं आ रही, तो 5 महीने के नहीं मिला के आई। भी 7,500 रुपए नहीं बने, 5 महीने के मिला के, तो कहाँ पैसा है। अभी मैं ठीक ठीक हाँ बताता हूँ लोगों को, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इन सब चीजों में बहुत देखता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ। मेरे चैनल पे ज्यादातर ऑडियंस बाहर की है, तो मेरा रेवेन्यू ठीक ठाक हम्म, आ जाता है। अगर मान लो मेरे चैनल पे, मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, एक वीडियो पे 1000 व्यूज आ रहे हैं, 5 मिनट की वीडियो है, 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो मुझे उस वीडियो पे 150 से 200 रुपए तक मिल जाते हैं। 200 रुपए भी मिल जाते हैं, क्योंकि फॉरेन से ऑडियंस है। अब वही अगर इंडिया का चैनल हो जिसमें इंडिया की ऑडियंस है, तो वो 1000 व्यूज पे 30 रुपए भी नहीं बनते। इतना बिल्कुल डिफरेंस आ बिल्कुल जाता है। सही बात है। 25 रुपए, हाँ 25 रुपए बनते हैं 1000 पे। अगर 8 मिनट से ऊपर की ये वीडियो है, बिल्कुल सही बात है। 10-15 मिनट की वीडियो है, तो उस पर 30-40 रुपए बन जाएंगे आपके, वरना 25 रुपए भी हाँ नहीं बनने के 1000 पे। अब 10,000 व्यूज बिल्कुल आने बिल्कुल इतने आसान नहीं है। अब 10,000 व्यूज आए वीडियो पे तो आप 250 रुपए कमा लोगे। 250 का क्या, पूरा बिल्कुल आपका तो पूरा दिन निकल जाता होगा एक वीडियो, क्योंकि आप तो सही बात प्लान है, सही करके बात है। अच्छे से शूट करते हो। तो क्या कमाई हो बिल्कुल। रही है उससे, कुछ भी कमाई नहीं हो रही। उसमें भी लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर वीडियो डाल के कमाता है ये वो, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब ये जो सुपर मैच सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, ये सोच लीजिए कि मैं कुछ कोई, मतलब मेरी कोई जॉब नहीं है, मैं कहीं से कुछ कमाता नहीं हूँ। उसके बावजूद भी मैंने ये स्टेप लिया, कैसे भी करके कहीं से भी अरेंज करके मैंने ये जिम्मा उठाया कि चाहे 10 हजार का खर्चा हो चाहे 15 हजार का हो, लेकिन मैं एक एक करके अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बुलाऊंगा और अपने साथ मैच करूंगा। इससे होगा क्या कि जो यूट्यूब पर जो लोग हैं जो आर्म रेसलिंग को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा लगता है जिन लोगों को, उन लोगों को नए नए
बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेंगे। अब जैसे मेरा 1 से 2 सुपर मैच ऐसे हैं जो बहुत डिमांडिंग है, मेरा और राहुल बेनेकर का, मेरा और त्रिदीप मैथी का। ये मेरे 2 सुपर मैच ऐसे हैं जो इतने डिमांडिंग हैं। यूट्यूब कमेंट्स में बहुत जगह पे ये कमेंट आपको मिल जाएगा कि भाई राहुल बेनेकर से मैच करो, त्रिदीप मैथी से मैच करो। राहुल बेनेकर इंडिया का अभी भी नंबर 1 70 केजी कैटेगरी चैंपियन है। तो मैं कहता हूँ कि अब क्या करूँ, अब जिस दिन मैच तय हो जाएगा उस दिन हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे डिमांडिंग मैच हैं, और मैं गारंटी दे सकता हूँ जिस दिन राहुल बेनकर से मेरा मैच सुपर मैच फिक्स होगा, वो बहुत हिट करेगा मैच। देख जिस दिन भी आएगा वो मैच। राहुल को भेजूंगा मैं ये वीडियो जरूर इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्यूब से भाई हो तो नहीं रही, पर मुझे लग रहा है आपको जॉब पता है करने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। एक बार ये खुल जाए ना तो यूट्यूब से हो सकती है अर्निंग। आपको शायद जरूर कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप के लिए ईमेल वगैरह जरूर आएंगे। मुझे तो 3-4 हजार सब्सक्राइबर से ही कंपनी के मेल आते रहते हैं, लेकिन मेल किसके आ रहे हैं ज्यादातर? जो ये क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, या ट्रेडिंग की अच्छा कंपनी अच्छा है, अच्छा। या बिट माइनिंग की कंपनी है, डेटा माइनिंग की हुई, बैटिंग की, ऑनलाइन बैटिंग की, सट्टेबाजी की। अब मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं, तो कम से कम 7-8 आ हम्म, चुके, हर हफ्ते एक आ जाता है ईमेल कि हमारे साथ कोलैबोरेशन करो, हमारे साथ कोलैबोरेशन करो, 2 मिनट का प्रमोशन करना, 1000 रुपए 1500 रुपए दे देंगे आपको। इतना तक देने के लिए हम्म, तैयार हो जाते हो। लेकिन मैं करूँ कैसे? मुझे उस चीज में कोई नॉलेज ही नहीं। अगर कोई सही सप्लीमेंट की बात। कंपनी आए, सही समझ रहे हो, कोई सप्लीमेंट की कंपनी आई, या कोई मान लो हाँ। वेइंग मशीन है, कोई उसकी कंपनी बोले कि भाई ये वेट चेक करने वाली मशीन है, या सिंपल चीज है जिसमें हम्म, हमारा थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो बोले तो हम कर दे। अब बिल्कुल। मुझे भाई कुछ पता ही नहीं, तो ऑडियंस को क्या बताऊंगा मैं बैटिंग के बारे में सही बात। कि भाई बैटिंग की सही बात। कंपनी है, उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे, गाली देंगे वो, तो यार तू क्या बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज बिल्कुल। कर नहीं सकते। आपको भी जरूर आए होंगे इतने सब, मुझे 4000 तो आ रहे हैं, हाँ, मैं आपको आते बताता हूँ। रहते होंगे email। मतलब मेरे पास मेल्स तो नहीं आए, लेकिन यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा और इंस्टाग्राम के द्वारा और फेसबुक के द्वारा मेरे पास काफी मैसेजेस जरूर आए हैं अलग हम्म। अलग जगहों से। वो बोलते हैं कि आपको हमारा ये मतलब कुछ कपड़ों का, जैसे कपड़ों की शॉप वगैरह होगी उनकी, उन्होंने कहा कि आपको हमारे यहाँ से क्लोथ्स बाई करने हैं, और फिर उन क्लोथ्स को पहनकर आपको ऐड करना है, और उसके बाद अगर उसका कुछ आपके ऐड से अगर कोई परचेज करता है तो तो उसका कुछ देंगे। कमीशन आपको मिल जाएगा। अब वो एक ऐसी चीज है कि उसमें पहले आप खुद बाय करो उसे, फिर उसका ऐड करो, उसके बाद अगर उस ऐड के द्वारा अगर हमारा वहां से कोई उसे परचेज करता है, तब हमें उसमें से कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा। तो ये एक हम्म। ऐसा स्लो प्रोसेस लगा मुझे। तो मैंने कहा ये एक अलग टाइप की चीज है, और या तो कुछ थोड़ा ऐसा हो जिसमें मुझे लगे कि हाँ ये करना ठीक भी है, इसमें टाइम देना सही है। हम्म। तो अभी तक कुछ, मतलब अभी तक तो पहली बात मुझे कभी स्पॉन्सरशिप मिली ही नहीं। हम्म। और इस तरह के मैसेजेस वगैरह जरूर आते रहते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप तो अभी तक नहीं मिली। अच्छा, आपने ईमेल ऐड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे? क्योंकि कंपनियां जो होती है ना, वो हमेशा 100% ईमेल पे ही करती है मेल, कभी भी डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजती। हो सकता है आपके यूट्यूब चैनल पे आपका ईमेल एड्रेस ऐड ना हो, इस वजह से वो लोग आपको ईमेल डायरेक्ट ऐड। एक्चुअली जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो मेरे बड़े भैया मैनेज करते हैं, मुझे हाँ, तो ज्यादा उसके बारे में पता नहीं रहता है। तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, पूछूंगा उनसे कि जो ईमेल उसमें अटैच है जो कि मुझे नहीं है। आपसे सुन के लगा ना, मैं 99% बोल सकता हूँ आपके में ईमेल मिसिंग है, क्योंकि कंपनी हमेशा ईमेल ही भेजती है, वो डायरेक्ट नहीं बात करना चाहती लोगों से। वो नहीं चाहते कि हमारी बात और जो क्रिएटर है, यूट्यूबर है, उसकी बात, दोनों की समझ बात गए। लोग समझे, लोग देखें, इसलिए कमेंट में तो वो कभी भी नहीं समझ करेंगे। गए। डीएम कर सकते हैं, ये हो बिल्कुल। सकता है। तो भाई चलिए। एक और यूट्यूब की बात जो मैंने देखी है ना, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रही है आज की डेट में। जो डेली अपलोड कर रहा है ना, डेली वीडियो अगर आप अपलोड कर रहे हो, तो यूट्यूब आपके चैनल को आगे बढ़ाता जाएगा, लोगों को दिखाता जाएगा। जैसे गैप ले लेते हो ना, थोड़ा गैप ले लेते हो, वो एकदम डाउन हो जाता है। अभी जैसे मैं अपने चैनल की बात करूं, पिछले महीने मैंने रायन भवन से बात की, मैं बात करता रहता था, वो बोल रहे थे कि, वो भी बोल रहा था कि यूट्यूब में फ्रीक्वेंसी बढ़ा, ज्यादा अपलोड कर। मैं पहले महीने में 10 वीडियो डाल रहा था, पिछले महीने मैंने 25-30 वीडियो डाल दी, और अब मानने के नहीं, 10,000 से लेके मेरा एक महीने के लगभग लगभग 500, $450-500 बन गए थे उस महीने के, एक महीने के 35-40 हजार रुपए, 5,000 सब्सक्राइबर्स पे बन गए थे मेरे। क्या तो बात है, इतना फर्क आ बहुत जाता है। बढ़िया। बस यूट्यूब को आज की डेट में एक ही चीज चाहिए, आप डेली अपलोड करो। ज्यादा डेली, से ज्यादा अपलोड। ज्यादा से ज्यादा। आपका बड़ा चैनल, अभी जैसे अमित बढ़ाना डालता है, उसकी वीडियो में प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा लगती है। वो बता रहा था एक वीडियो से, मैं उससे पूछा था किसी ने कि आप कितने कमा लेते हो, तो उसने बताया मैं कमा तो 5 लाख लेता हूँ, लेकिन मेरे वीडियो की शूटिंग में 3 लाख रुपए लग जाते हैं, तो कमाई 2 लाख की होती है। इसलिए वो महीने में एक वीडियो डालता है, महीने में एक वीडियो डालता हम्म, है, तो उसकी चलती भी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, बहुत ज्यादा एक्टिंग होती है, कैमरा वैमरा लाइट साइट सब है। ठीक है। ऐसे चैनल का तो चल जाता है। बाकी एक आदमी ने बोला था, मुझे उसका नाम याद नहीं, बोला कि आप हॉलीवुड के हीरो नहीं हो, आप यूट्यूबर हो, अगर आप डेली नहीं आओगे, अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे,
तो यूट्यूब आपको नीचे दबाती चली जाएगी। यूट्यूब आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी। आप कितना जल्दी 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 कंटेंट डाल रहे हो। लोग ऐसे थे जो पहले ये तो है। 2 दिन में एक डालते थे, फिर एक दिन में एक, अभी एक दिन में दो दो वीडियो डाल रहे हैं लोग, और उन्हीं का चैनल सबसे हम्म, आगे जाता जा रहा है। तो इसी आकाश तरह भाई, से जो माइक, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बताइए। बोलिए, नहीं बोलिए, बिल्कुल मैं अगला सवाल पूछ जो रहा था आपसे। जो माइकल टाउड है, उनका भी चैनल एकदम से बहुत अच्छा ग्रो किया है, हाँ लगातार वीडियो डालने की वजह से। हाँ, वो दोनों मिलके काम करते हैं। वो बंदा शूटिंग करता है, उसकी वाइफ एडिटिंग करती है, सब कुछ उनका पूरा सही टीम चल देखा। रही है, इसलिए फटाफट वो कंटेंट निकालते रहते हैं। वो कुछ नहीं अब करता मेरा ये एडिटिंग हो वगैरह गया है सब। कि, हाँ, मेरा कुछ ऐसा हो गया कि बीच में ये था कि जो मेरे बड़े भैया थे वो मेरे साथ हमेशा वीडियो बनाना जाया करते थे और एडिटिंग भी करते थे। लेकिन हाल फिलहाल बीच में उनकी मैरिज हो गई थी, तो हम्म। शादी के बाद से उन्हें उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और मेरे पास कोई पर्सनल कोई ऐसा कैमरामैन भी नहीं है जैसे मैं लेके जा सकूं। तो ये भी हम्म। एक थोड़ी सी एक इशू है छोटा सा, तो जिस वजह से हाँ वीडियो थोड़ा और ज्यादा स्लो हो गए हैं आना।